देखिए इसे कहते हैं रूपांतरित सिद्धांत के जीव रासायनिक लक्षण अथवा ओसवाल्ड एवेरी मैकलिन मैक्लाइड और मैकलिन मैकॉर्टी के प्रयोग। इसे सामान्य भाषा में एवेरी मैक्लाइड मैकॉर्टी का प्रयोग ही कहते हैं। यह प्रयोग कब किया गया था? 1944 में। ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग कब किया था? 1926 में। ये सब बातें याद रखेंगे। एवेरी मैक्लाइड मैकॉर्टी ने अपना प्रयोग किस पे किया? जिस पर ग्रिफिथ ने किया था। कौन सा बैक्टीरिया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया न्यूमोकोकस। तो इन वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के परिणाम को 1944 में प्रकाशित कराए। इन्होंने ग्रिफिथ के प्रयोगों को जीवे में ना कराकर, यानी चूहे में ना कराकर पात्रे यानी कांच के बर्तन में, कांच के पात्र में किया और इस प्रकार रूपांतरण कारक पदार्थ की पहचान की। ग्रिफिथ ने तो बताया था कि कोई रूपांतरण पदार्थ है जो एस स्टेन से आर स्टेन में जाता है और आर स्टेन की कुछ कोशिका को एस स्टेन में कन्वर्ट कर देता है। अब इन तीनों साइंटिस्ट का एम था कि उस रूपांतरित कारक पदार्थ की खोज करना कि कौन सा रूपांतरित कारक पदार्थ था जो आर स्टेन को एस स्टेन में कन्वर्ट कर देता है। इन्होंने संवर्धन माध्यम यानी कल्चर मीडियम, पहले तो ये बात समझ लीजिए कल्चर मीडियम क्या होता है। हम सभी को जीने के लिए, वृद्धि करने के लिए खाने यानी भोजन की जरूरत होती है। वैसे ही जीवाणुओं को भी वृद्धि करने के लिए उन्हें न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थों की जरूरत होती है। तो कांच के बर्तन में जो पोषक पदार्थ उन बैक्टीरिया के लिए रखा जाता है, गन्ने का रस ही रख लीजिए, गन्ने का रस भी कल्चर मीडियम की कार्य करता है। कोकोनट वाटर जो नारियल पानी होता है वो भी कल्चर मीडियम का काम करता है। आप उसमें भी बैक्टीरिया को ग्रो करा सकते हैं। तो कल्चर मीडियम में उस जीवाणु को रखकर इन तीनों साइंटिस्ट ने प्रयोग किया था, जो अभी इससे पहले मैंने बताया था, 3 बाउल लेकर। उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के अनुग्र विभेद यानी आर स्टेन का संवर्धन किया। तीनों बाउल में किसको लिया था? आर स्टेन को। और फिर एस स्टेन के जीवाणुओं के प्रोटीन को अलग किया, डीएनए को अलग किया और आरएनए को अलग किया और बारी बारी से एक एक बाउल में डाल दिया। सब कुछ आपने पढ़ लिया। इनमें से प्रत्येक को जीवित आर स्टेन की जीवाणु कोशिकाओं के पोषक माध्यम में अलग अलग मिला दिया गया। 3 बाउल था, तीनों बाउल में अलग अलग, एक में एस स्टेन का आरएनए मिलाया गया, दूसरे में प्रोटीन मिलाया गया, तीसरे में डीएनए मिलाया गया। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि जिस संवर्धन माध्यम में डीएनए मिलाया गया था, केवल उसी में आर स्टेन के जीवाणु एस स्टेन में परिवर्तित हुए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। उसी बाउल में जिसमें एस स्टेन का डीएनए मिलाया गया था, उसी बाउल में केवल आर स्टेन की कोशिकाएं एस स्टेन में कन्वर्ट हुई तथा शेष दोनों में नहीं हुई थी। एस स्टेन से प्राप्त डीएनए को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग में राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम तथा दूसरे में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज एंजाइम मिलाया गया। ये एंजाइम क्रमशः आरएनए और डीएनए का विघटन करते हैं। यानी अब और कंफर्म करने के लिए राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज एंजाइम मिलाया गया, ये देखने के लिए कि फाइनल प्रोडक्ट कौन है जो आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। क्योंकि राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम किसको डाइजेस्ट करता है? ये एक एंजाइम है, याद रखेंगे, राइबोन्यूक्लिएज। ये आरएनए को नष्ट करता है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज डीएनए को नष्ट करता है। तो जिस कल्चर मीडियम में ये मिलाया गया था उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसमें एस स्टेन बनता है। लेकिन जिसमें डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस बनाया गया यानी डीएनए नष्ट हो गया, तब आर स्टेन से एस स्टेन बन पाएगा? नहीं। तो यही इन्होंने बताया यहाँ पर, याद रखें। प्लस राइबोन्यूक्लिएज को आर स्टेन की जीवाणु कोशिका में पोषक माध्यम में मिलाया गया, तो एस तथा आर स्टेन दोनों प्रकार की कोशिकाएं बनी। क्यों बनी? क्योंकि डीएनए के साथ राइबोन्यूक्लियस मिलाया गया है। तो राइबोन्यूक्लियस तो आरएनए को नष्ट करता है ना, डीएनए को तो नष्ट नहीं करता। यानी एस स्टेन का डीएनए तो सुरक्षित है। तो जब डीएनए सुरक्षित है तो आर स्टेन को एस स्टेन में कन्वर्ट कर देगा, इसीलिए एस और आर दोनों बनते हैं। लेकिन जब एस स्टेन के डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज एंजाइम के साथ मिलाया गया तो ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज एंजाइम डीएनए को नष्ट कर देता है। तो जब डीएनए एस स्टेन का नष्ट हो गया तो क्या कोई आर स्टेन एस स्टेन में बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। तो इस वजह से आर स्टेन जीवाणु की कोश पोषक माध्यम में मिलाया गया तो केवल आर स्टेन की जीवाणु कोशिकाएं बनी। क्लियर है? इस परिणामों से स्पष्ट हो गया कि एस स्टेन की उग्र कोशिकाओं का डीएनए ही आर स्टेन की अनुग्र कोशिकाओं को एस स्टेन की उग्र कोशिकाओं में बदलता है, ठीक है। अतः डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। आइए ये फिगर देखते हैं, यहाँ पर है। अब इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो एक लाइन ही फेमस है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताइए सर्वमान्य रूप से किसने सिद्ध किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है? द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल इज गिवन बाय, तो क्या बताएंगे? 2 साइंटिस्ट, अल्फ्रेड हार्से एंड मार्था चेज। 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड हार्से एंड मार्था चेज। इन्होंने एक कंप्लीट एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें बताया कि बस आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। अब इसके आगे नहीं बोले। वह मार्था चेज का प्रयोग, याद करिए, अल्फ्रेड हार्से और मार्था चेज का प्रयोग। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर। डीएनए को आनुवंशिक रूप से, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में सर्वमान्य रूप से सिद्ध करने, सर्वमान्य रूप से, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सर्वमान्य रूप से सिद्ध करने का श्रेय किसको जाता है? अल्फ्रेड डी हार्से और मार्था चेज को जाता है। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कब किया था? 1952 में, ठीक। अल्फ्रेड हार्से और मार्था चेज ने किस पर अपना प्रयोग किया था? इस्चेरिचिया कोलाई, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ई कोलाई, याद करिए, इस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई। और जीवाणु भोजी, जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। देखिए जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज, पहले तो ये समझ लीजिए होता क्या है। जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज, जब आप इंग्लिश पढ़ते हो बैक्टीरियोफेज को लगता है कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नहीं होता। ये क्या होता है? वायरस होता है, विषाणु होता है, जीवाणु नहीं है। क्या है ये? विषाणु है।
और इसके हिंदी से एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है, तो ये जीवाणु भोजी है। इन दोनों को साथ में लेकर प्रयोग किया, क्योंकि ये एक जीवाणु है और ये इसको खाने वाला है, वायरस। तो पहले ये बात आप याद करिए कि अल्फ्रेड हार्से और मार्था चेज ने किस पर अपना प्रयोग किया था? ई कोलाई जीवाणु और जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज पर। वो कौन सा जीवाणु भोजी था? T2 बैक्टीरियोफेज कौन सा था? T2। अब हम आपको पहले दिखाते हैं जीवाणु भोजी की संरचना कि कैसा दिखता है, कि हार्से और चेज ने ई कोलाई पर और जीवाणु भोजी पर अपना प्रयोग किया। जीवन चक्र के अध्ययन द्वारा या उन्होंने बताया कि जो संतति जीवाणु भोजी होती है, यानी जीवाणु भोजी की संतानें होती हैं, उसमें केवल डीएनए ही जाता है, केवल डीएनए ही संचरित होता है, क्योंकि यही सिद्ध करना है कि माता पिता से उसकी संतान में क्या जाता है? डीएनए, वही आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो जीवाणु भोजी T2 में एक षटकोणीय सिर और एक पुच्छ पाई जाती है, जिसके बारे में आपको संरचना में बताया गया कि जीवाणु भोजी में क्या पाया जाता है? एक हेक्सागोनल उसका हेड होता है, सिर होता है, पूंछ होती है, उस पूंछ में पूंछ प्लेट होती है और 6 पूंछ रेशे होते हैं। ठीक है, बताया गया। T2 में अधिकांश जीवाणु भोजी प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं, ये भी आपको बताया गया। जीवाणु भोजी एक वायरस है, वायरस किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन के। अधिकांश जीवाणु भोजी में डीएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। सिर भाग में उसका प्रोटीन का आवरण होता है, जिसके अंदर डीएनए सुरक्षित होता है। ये जीवाणु भोजी केवल ई कोलाई जीवाणु को की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही जनन कर सकते हैं। ये जो जीवाणु भोजी है, T2 जीवाणु भोजी, ये केवल और केवल ई कोलाई जीवाणु के अंदर ही जनन कर सकते हैं। जीवाणु पर संक्रमण के समय T2 जीवाणु भोजी अपने पूंछ प्लेट को ई कोलाई की कोशिका भित्ति में संपर्क में लाते हैं और पूंछ के संकुचन के कारण पूंछ का अंतिम सिरा जीवाणु की कोशिका भित्ति को पार करके अंदर प्रवेश कराता है। देखिए इस फिगर में वही कह रहे हैं कि जीवाणु भोजी है। जीवाणु भोजी जब ई कोलाई के संपर्क में आता है तो उसकी कोशिका भित्ति पर पूंछ प्लेट की मदद से इसके अंदर प्रवेश कर जाता है और अपना आनुवंशिक पदार्थ इसमें अंदर ट्रांसफर कर देता है। हमें वही पता करना है कि इस कोशिका में, ई कोलाई कोशिका में, वो आनुवंशिक पदार्थ कौन सा जाता है? डीएनए जाता है, आरएनए जाता है या प्रोटीन जाता है? आइए हम देखते हैं कि आखिर अल्फ्रेड हार्से और मार्था चेज ने किया क्या। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि डीएनए होता है। आपने अगर 11th में बायोमॉलिक्यूल पढ़ा है तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि डीएनए किसका बना होता है? 3 चीजों से, और पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शर्करा। इन तीनों में कहीं पर भी सल्फर नहीं आता। सल्फर डीएनए में नहीं पाया जाता। डीएनए में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। लेकिन अगर आप प्रोटीन को देखोगे तो प्रोटीन में फास्फोरस नहीं पाया जाता, सल्फर पाया जाता है। अल्फ्रेड हार्से और मार्था चेज को कंफ्यूजन सिर्फ 2 में था कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है या डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो इन्होंने इसको प्रूफ करने के लिए कि कौन इनमें से आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, इनको चिन्हित कर दिया, लेबल कर दिया। चिन्हित कैसे किया? जैसे आप भीड़ में खो ना जाओ, आपको एक जीपीएस वाला आपको एक वॉच पहना दिया जाए तो आपके लोकेशन का पता चल जाएगा। उसी तरीके से इन दोनों को लेबल कर दिया गया। लेबल कैसे किया गया कि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है तो इसको नॉर्मल फास्फोरस ना करके रेडियोएक्टिव फास्फोरस में इनको ग्रो कराया गया, तो इससे जीवाणु भोजी में रेडियोएक्टिव फास्फोरस पहुंच जाता है। लेबल हो गया, यानी जहां पर भी रेडियोएक्टिव फास्फोरस मिलेगा यानी वो कह देगा कि ये जीवाणु भोजी का डीएनए है। नॉर्मल सल्फर ना मिलाकर सल्फर 35, रेडियोएक्टिव सल्फर 35 का प्रयोग किया गया। लेबल हो गया प्रोटीन। अभी किया क्या, कैसे किया, ये सब चीजें आप, ये जो जीवाणु भोजी है उसमें सल्फर 35 मिला है, इसमें फास्फोरस 32 नहीं है। फास्फोरस 32 का प्रयोग इस वाली जीवाणु भोजी में किया गया है। 2 एक्सपेरिमेंट किए गए अलग अलग। एक जीवाणु भोजी में उन्होंने सल्फर 35 को रखा और एक जीवाणु भोजी में उन्होंने फास्फोरस 32 को रखा, ये जानने के लिए कि इसका देखें कि इसका प्रोटीन तो नहीं आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कर रहा है। अगर इसका प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कर रहा है तो कोशिका के अंदर, ई कोलाई के अंदर सल्फर 35 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जीवाणु भोजी है। जीवाणु भोजी कोशिका के संपर्क में आता है, जीवाणु कोशिका के संपर्क में आता है और अपना आनुवंशिक पदार्थ इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो जब ट्रांसफर कर देता है तो वैज्ञानिकों ने इस ई कोलाई बैक्टीरिया के परीक्षण किया तो पाया कि इसमें कोई भी रेडियोएक्टिव फास्फोरस सल्फर नहीं था, कोई भी रेडियोएक्टिव सल्फर नहीं था इस कोशिका में। तो मतलब क्या कि जीवाणु भोजी अपना प्रोटीन नहीं ट्रांसफर करता, यानी प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। वहीं जब उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट देखा कि जिसका फास्फोरस यानी डीएनए इसका लेबल था, डीएनए चिन्हित किया हुआ था, जब बैक्टीरियोफेज कोशिका के संपर्क में आता है अपना आनुवंशिक पदार्थ छोड़ता है इस कोशिका में, तो जब साइंटिस्ट इस कोशिका का परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि इस कोशिका के अंदर रेडियोएक्टिव फास्फोरस 32 पाया गया, यानी कि बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए ही इसमें स्थानांतरित किया है, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस 32 उपस्थित है, पाया गया। तो ये क्या प्रूफ करता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। क्लियर है सारी चीजें? एक बार मैं फिर से बता देता हूं, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो। शॉर्ट फॉर्म में देखिए, 2 बैक्टीरियोफेज लिया और 2 बैक्टीरिया लिया, एक ई कोलाई इधर रखा, एक ई कोलाई इधर रखा। एक बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन उन्होंने चिन्हित कर दिया कि प्रोटीन को चमकीला पदार्थ मान लो, अभी सल्फर 35 भूल जाओ, हम कह रहे चमकीला पदार्थ, प्रोटीन को चमकीले टेप से लपेट दिया। एक समझने की बात है, हालांकि टेप से लपेट नहीं सकते हो, देख नहीं सकते आंखों से, तो लपेटोगे क्या, समझने के लिए इन्होंने प्रोटीन को लपेट दिया, ये देखने के लिए कि क्या प्रोटीन स्थानांतरित करता है ये बैक्टीरियोफेज कोशिका में। नहीं किया, क्योंकि वो लपेटा हुआ पन्नी मिला ही नहीं कोशिका में। अगर मिला होता तब ये कहते हैं कि ये बैक्टीरियोफेज प्रोटीन को ट्रांसफर करता है, प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है। तो वो लपेटा हुआ चमकीला पन्नी नहीं मिला, तो यानी क्या बताता है कि प्रोटीन तो आनुवंशिक पदार्थ नहीं है। वहीं जब डीएनए को चमकीले टेप से लपेटा गया और तब देखा गया कि तो बैक्टीरियोफेज जो अपना आनुवंशिक पदार्थ इस कोशिका में भेजता है, उस कोशिका का परीक्षण किया गया तो पाया गया कि इसमें चमकीला टेप पाया गया है। तो चमकीला टेप अगर पाया गया तो क्या दर्शा रहा है कि ये आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है, क्योंकि डीएनए को ही हमने चमकीले टेप से लपेटा था इसमें। ठीक है, पाया भी गया। रेडियो 2 अलग अलग प्रयोग किए, एक में जीवाणु भोजी T2 के डीएनए और प्रोटीन को चिन्हित किया गया। डीएनए में फास्फोरस तो पाया जाता है किंतु सल्फर नहीं पाया जाता।
वहीं प्रोटीन में सल्फर होता है किंतु फास्फोरस नहीं होता, तो ये एक एडवांटेज था। डीएनए के फास्फोरस के चिन्हित कर दो और प्रोटीन के सल्फर को चिन्हित कर दो। तो उन्होंने वही किया, इन्होंने डीएनए के लिए फास्फोरस 32 का प्रयोग किया गया जो एक रेडियोएक्टिव फास्फोरस है, और प्रोटीन के लिए रेडियोएक्टिव सल्फर 35 का प्रयोग किया गया। P32 से चिन्हित किए गए जीवाणु भोजियों को ई कोलाई की कोशिकाओं के साथ मिश्रित किया गया। कुछ समय पश्चात जब इन्होंने मिश्रण का अध्ययन किया तो पाया कि संतति जीवाणु भोजियों में भी फास्फोरस 32 उपस्थित था। यानी फिगर के माध्यम से तो ये बात नहीं कह रहे हैं, फिगर के माध्यम से कुछ और बताया गया है, मतलब बात वही है थोड़ा सा घुमाकर, कि जो उनकी संतान थी, संतान जो थी जीवाणु भोजियों की, उनमें फास्फोरस 32 पाया गया। क्लियर है? उसके बाद एक अन्य प्रयोग उन्होंने किया, एक अन्य प्रयोग में हर्षे एवं चेज ने सल्फर 35 से चिन्हित किए गए जीवाणु भोजियों को ई कोलाई कोशिकाओं के साथ मिश्रित किया, और जब कुछ समय पश्चात इस मिश्रण का अध्ययन किया तो पाया कि संतति जीवाणु भोजियों में सल्फर 35 की बहुत ही कम मात्रा थी। स्पष्ट होता है कि डीएनए जनक जीवाणु भोजियों से संतति जीवाणु भोजियों में संचित होता है जबकि प्रोटीन संचित। इन प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि डीएनए जनक जीवाणु भोजियों से संतति जीवाणु भोजियों में संचित होता है जबकि प्रोटीन संचित नहीं होता। अतः कम से कम जीवाणु भोजियों में तो डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। यानी समझ में आया कि संतान में जीवाणु भोजी का केवल डीएनए ही जाता है, प्रोटीन नहीं जाता, और इस प्रकार से अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने प्रूव किया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। क्लियर? अब इसके बाद टॉपिक आता है आनुवंशिक पदार्थ के गुण, डीएनए बनाम आरएनए। आनुवंशिक पदार्थ के क्या क्या गुण होने चाहिए